हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल लर्न एंड गेट में। और आज की वीडियो में हम जानेंगे जामिया मिल्लिया इस्लामिया बीए फर्स्ट ईयर की राजनीतिक शास्त्र यानी कि राजनीतिक सिद्धांत की जो बुक है हमारी, उसके अध्याय यानी कि यूनिट नंबर 18 के बारे में, जिसमें हम एकात्मक और संघात्मक शासन प्रणाली के बारे में बात करेंगे। इसको सीधा सा कहा गया है एकात्मक और संघवाद, दो नाम इसको दिए गए हैं। तो पहले हम परिचय जैसे बताया जाता है हमारी बुक के अंदर, उसी को सबसे पहले हम जानते हैं परिचय हमसे क्या कहता है। यहाँ पर एकात्मक राज्य के बारे में क्या कहा गया है कि एकात्मक राज्य वह है जिसमें समस्त सत्ता तथा शक्ति का केंद्रीकरण केंद्र में निहित होती है या फिर निहित रहती है, जिसकी इच्छा एवं जिसके अधिकार समस्त क्षेत्र पर कानूनी रूप से शक्तिमान होते हैं। यानी कि यहाँ पर एक संघ की बात नहीं की जा रही, यहाँ बात की जा रही है एकात्मक शासन प्रणाली की, जहाँ पर सिर्फ एक सिंपल गवर्नमेंट होगी, केंद्र सरकार वहाँ पर मिलेगी आपको, और संघीय सरकार या छोटी लोकल गवर्नमेंट्स आपको मिलेंगी नहीं, होंगी तो वो उसकी कठपुतली सरकारें होती हैं या उनके नुमाइंदे आगे भेजे होते हैं, गवर्नर्स होते हैं ज़्यादातर इसमें। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो सत्ता है, राज्य की जो सत्ता होती है वो केंद्र में निहित है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में निहित रहती है, जिसकी इच्छा और उसके अधिकार क्या है, समस्त क्षेत्र पर कानूनी रूप से शक्तिमान होते हैं। जो केंद्र सरकार जो चाहेगी वही चीज़ पूरे देश में की जाएगी। ये शासन की वह प्रणाली है जिसमें संविधान केंद्रीय शासन के एक या एक से अधिक अंगों को पूरी शक्ति प्रदान करता है, और इन्हीं से स्थानीय सरकार को अपनी सारी शक्ति और अस्तित्व प्रदान या फिर प्राप्त होता है। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जिसमें संविधान यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर, मगर हम क्या देखते हैं कि शासन व्यवस्था जो है वो कहाँ से प्रदान करेगी। केंद्र सरकार क्या है, एक या एक से अधिक अंगों को पूरी तरह शक्ति प्रदान करता है, यानी कि सरकार यहाँ पर केंद्र में है और छोटी छोटी राज्य सरकारें भी हैं, मगर वो सिर्फ सरकार जो केंद्र सरकार है उसकी चुनी हुई होती है, उसके भेजे हुए नुमाइंदे ही होते हैं बस वो, इससे ज़्यादा वहाँ उनको कोई हैसियत नहीं दी जाती। गवर्नर बोल सकते हैं इसको हम। तो इसमें हम ये चीज़ जानते हैं कि एकात्मक प्रणाली क्या है, जहाँ पर केंद्र सरकार जो केंद्रीय प्रणाली होगी हमारी, सर्वोच्च होगी पूरे राज्य के अंदर, और उसके द्वारा ही सारे कानून लागू किए जाएंगे और उसी की पूरे देश में चलेगी। और जो छोटी प्रणालियाँ हैं जिसको हम स्थानीय सरकार बोल सकते हैं या फिर हमारे से राज्य सरकार बोलते हैं, उसको प्रांतीय सरकार बोल सकते हैं, वो सिर्फ जो केंद्र सरकार होगी वो शक्तियाँ जो उनको देगी उसी का वो प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर संघीय शासन प्रणाली के भीतर सरकार की शक्तियों का विभाजन समस्त देश के विभिन्न प्रदेशों, समस्त देश और देश के विभिन्न प्रदेशों की सरकारों के बीच इस प्रकार किया जाता है कि प्रत्येक सरकार अपने अपने क्षेत्र में कानूनी तौर पर एक दूसरे से स्वतंत्र रहती हैं। यानी कि केंद्र सरकार का अपना एक अधिकार क्षेत्र है, वो उसमें काम करेगी, और जो राज्य सरकारें हैं या प्रांतीय सरकार या प्रदेशी सरकारें इनको बोलेंगे हम, उनका अपना अधिकार क्षेत्र है, वो वहाँ पर स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं, और ये दोनों दूसरे के अधिकार क्षेत्र में दखलंदाजी करने के हकदार नहीं होते। केंद्र और राज्य सरकारों की विधायी का अपने अपने अधिकार क्षेत्र में अपनी शक्तियों का इस्तेमाल या फिर प्रयोग करती है यहाँ पर। और अक्सर ही ये होता है कि केंद्र सरकार का काम अपना अलग है और जो राज्य सरकार है उसका अलग है। तो यहाँ पर हमने समझ लिया कि एकात्मक शासन प्रणाली क्या है और जो संघात्मक शासन प्रणाली है वो क्या है। अब इसको हम और ज़्यादा गहराई से समझेंगे। सबसे पहला इसमें बताया जाता है वो ये है एकात्मकता, यानी कि एकात्मक शासन प्रणाली जहाँ पर सिंगल हम देखते हैं एक ही स्तर की सरकार होती है जो कि केंद्र सरकार कहलाती है, और पूरे राज्य यानी कि पूरे देश के ऊपर उसी के जो कानून होंगे, जो उसके आदेश होते हैं वही सर्वोपरि होते हैं। रोडी एडसन और क्रिस्टल के अनुसार एकात्मक राज्य वह है जिसमें केंद्रीय अथवा राष्ट्रीय सरकार सर्वोच्च शक्तिपूर्ण संपन्न कंप्लीट गवर्नमेंट पावर होती है। यानी कि जहाँ पर हम क्या देखते हैं, केंद्र सरकार जिसको हम राज्य सरकार भी बोल सकते हैं, वो पूरी तरह से क्या है, सर्वोच्च है, उसके अधिकार क्षेत्र पूरे देश पर हैं और पूर्ण शक्तिमान संपन्न है, यानी कि पूरी तरह से पास गवर्नमेंट कंट्रोल करने की देश को शक्ति है उसके पास। सरकारी कार्यों का कोई भी क्षेत्र संविधान द्वारा सरकार की लघुतर इकाइयों को जैसे राज्य या प्रांत को नहीं सौंपा जाता। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि सरकारी कार्य कोई भी क्षेत्र, मतलब सरकारी क्षेत्र जो कोई भी कार्य सरकार करती है, जो लघुतर इकाइयाँ हैं
उनको नहीं सौंपा जाता, उनको नहीं मिलता उनको, मगर वो जो सरकार देगी, केंद्र सरकार देगी। इसमें एकात्मक राज्य में राष्ट्रीय सरकार नगरों, स्थानीय और क्षेत्रीय इकाइयों के कार्यों को प्रायोजित कर सकती है और सामान्य करती है, हमेशा करती है, किंतु इस प्रकार की सत्ता का प्रयोजन राष्ट्रीय विधायिका के एक, पहले हम ये तो समझते हैं क्या कहा गया है इसमें, यानी कि जो केंद्र सरकार है, जो एकात्मक राज्य है, वहाँ जो राष्ट्रीय सरकार है, देश की एक सरकार जो है, एकमात्र सरकार है, वो आपके जो स्थानीय मसले हों उनको भी निपटाएगी, जो राष्ट्रीय मसले हैं उनको भी करेगी, और जो छोटी छोटी इकाइयाँ हैं सबका काम वो खुद ही कर सकती है और वो करती भी है। इसमें से इसमें क्या देखते हैं कि इसमें एक विधायिका होती है जो सामान्य अधिनियम द्वारा किया जाता है। यहाँ पर क्या देखने को मिलता है हमें कि इस प्रकार सत्ता का प्रयोजन राष्ट्रीय विधायिका के एक सामान्य अधिनियम द्वारा किया जाता है, यानी कि सिर्फ जो सरकार है वो केंद्र सरकार जो है उसके अधिनियम द्वारा कर दिया जाता है यहाँ पर, ना कि संविधान द्वारा। सत्ता का प्रयोजन, सत्ता के इस प्रयोजन को उसी सुविधा के साथ वापस ले लिया जाता है, यानी कि जो केंद्र सरकार है, जो छोटी इकाइयाँ हैं, यानी कि जो राष्ट्रीय प्रांतीय सरकार हैं या प्रादेशिक सरकारें हैं, जो उनको वो देती है अधिकार, वो अपनी सुविधा के लिए देती है, अपने काम को बांटने के लिए। जब चाहेगी उनको वापस भी ले सकती है अपनी इच्छा के अनुसार। तो यहाँ पर हमें यही देखने को मिलता है कि जो केंद्र सरकार है एकात्मक प्रणाली में वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होती है और एक ही सरकार होती है वहाँ पर। एकात्मक सरकार में संघात्मक शासन की भांति कोई संवैधानिक शक्ति वितरण नहीं होता, इसकी समझ देश और शासन तक केंद्र सरकार द्वारा ही नियंत्रित होता है, केंद्र द्वारा ही नियंत्रित होता है। मतलब यहाँ पर क्या देखते हैं इसमें हम कि संविधान तो यहाँ पर है, मगर कोई ऐसा संवैधानिक हमें देखने को मिलता नहीं, कानून संविधान से कोई नहीं मिलता हमें कि शक्तियाँ हैं उसका वितरण होगा। जो केंद्र सरकार है, यानी कि जो केंद्र में शक्ति बैठी हुई है, जो एक सरकार देश की, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, उस पर निर्भर करता है वो शक्तियों को कैसे वितरण करेगी, मगर शक्तियाँ सारी उसी के पास होंगी। केंद्रीय विधायिका, केंद्रीय कार्यपालिका और केंद्रीय न्यायपालिका को ही प्रमुख शक्ति प्राप्त होती है और इन्हीं के अधीन शेष सब शक्तियाँ अपना कार्य करती हैं। एक ही विधायिका हुई केंद्र में, कार्यपालिका भी वही है, न्यायपालिका भी एक ही है देश की, जो सर्वोच्च होगी, और जो सारी इकाइयाँ होंगी वो इन्हीं से अपना जो ऑर्डर हैं, जो अधिकार उनको लेने हैं, अपने निर्णय वगैरह जो काम करना होता है उनको, वो सब इन्हीं से लेंगे। फाइनर के अनुसार एकात्मक राज्य वह है जिसमें संपूर्ण सत्ता और शक्ति का एक केंद्र में निहित होती है। ये क्या कहते हैं फाइनर, वही बात कह रहे हैं कि शासन प्रणाली क्या है, जो संपूर्ण सत्ता है देश की वो किसी एक के पास होगी केंद्रित, जो केंद्र सरकार कहलाती है इसमें होगी केंद्रित है, और इसकी इच्छा तथा उसके अधिकार समाज क्षेत्र पर लागू कानूनी तौर पर सर्वशक्तिमान होते हैं। केंद्रीय सरकार इच्छानुसार जैसा उचित समझती है क्षेत्रीय इकाइयों में कर्तव्य या शक्तियों का वितरण प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से करती है। ये भी हमें चीज़ में देखने को मिलती है, जो केंद्र सरकार है हमारी वो अपनी इच्छा अनुसार करती है। जैसे कि हमने ऊपर देख लिया कि संविधान तो यहाँ पर है, मगर कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं है कि शक्तियों का बंटवारा होगा, और जो केंद्र है वो शक्तिमान है, इसलिए वो अपनी इच्छा अनुसार अपनी जो प्रशासनिक उसकी दृष्टि है उससे जो प्रांतीय इकाइयाँ, जो क्षेत्रीय इकाइयाँ, यानी कि छोटी छोटी सरकार, जो गवर्नमेंट हम बोलते हैं अपनी स्टेट गवर्नमेंट भारत के अंदर, या फिर लोकल गवर्नमेंट जो होती हैं हमारी, तो वो इसे हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार, बिहार की सरकार, हरियाणा की सरकार, ये इसमें आ गई केंद्रीय शासी, मतलब ये आ गए क्षेत्रीय इकाइयाँ, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे हम उसको। तो ये कहाँ से लेंगी, जो सरकार है केंद्र सरकार उसी से लेंगी अपने ऑर्डर, वो अपनी प्रशासनिक सुविधा के लिए देता है ऐसा, मगर जब चाहे वो उसको छीन सकते हैं वापस। इस प्रकार स्थानीय या क्षेत्रीय सरकारें अपने सभी अधिकार केंद्र से प्राप्त करती हैं, यहाँ तक कि उनका अस्तित्व भी केवल केंद्रीय सत्ता की इच्छा पर निर्भर करता है। यहाँ पर क्या देखने को मिलता है हमें, जो केंद्र सरकार है उससे शक्ति लेती हैं, अपनी सारे जो अधिकार हैं वहीं से मिलते हैं उनको, और जो केंद्र की इच्छा है उसी की इच्छा पर सब कुछ निर्भर करता है। यहाँ पर इंग्लैंड में ज़िले और नगर में तो स्थानीय समस्याएँ काउंटी काउंसिल्स, म्यूनिसिपल ब्यूरो, शहरी ज़िले, ग्रामीण ज़िले, पॉरिश, यानी कि जो सारे हम देखते हैं कि ये जो स्थानीय सरकारें हैं उन्हें जो स्थानीय जो संसद है वहीं से क्या होता है कानून द्वारा सत्ता प्राप्त की जाती है। मतलब जो संसद भवन है, मतलब हम मान सकते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो संसद में बैठती, पार्लियामेंट में बैठती, सीनेट, बहुत सारे नाम हो सकते हैं इसके अलग अलग जगहों पर, वो सारे अपने जो अधिकार हैं वो केंद्र सरकार से ही प्राप्त करती है, ना कि संविधान से।
जो संसद है उनको बढ़ा सकती भी, ये वृद्धि है, बुद्धि हो गया, वृद्धि भी कर सकती है और कमी भी कर सकती है इसमें। अब फ्रांस भी इसका उदाहरण बताया गया है हमारी किताब के अंदर, ये भी उदाहरण है इसका कि संप्रांत जो हम पूरा फ्रांस है वो प्रांतों में बटा, इसको वो डिपार्टमेंट्स कहते हैं। इन डिपार्टमेंट्स में हमें क्या देखने को मिलता है, एराइन एनजमेंट डाइजमेंट्स एंड कम्यून, जिनमें स्वायत्त शासन व्यवस्था है कि ये आज़ाद होते हैं अपने तौर पर, मगर इनकी शक्ति भी कहाँ से मिल रही है, उनको केंद्र से मिलती है, देखने को मिलती है। इनके अधिकार क्या हैं, बहुत सीमित हैं, क्योंकि केंद्र सरकार देती है। जो शक्तियाँ प्राप्त हैं इनको वो संविधान से नहीं मिलती, संसद देती है जो केंद्र सरकार होती है, और कभी भी वापस ले सकती है। यदि केंद्र सरकार अपनी शक्ति प्रांतीय सरकारों या स्थानीय सरकारों के साथ साझा करती है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उसको संविधान ने करने को नहीं कहा। ये बात मतलब उसको ये करने के लिए संविधान कहता है, वरन वह ऐसा अपनी इच्छा से करता है और यह अपने कार्य प्रणाली सुचारू रूप से चलाने के लिए। मतलब जो अधिकार जो बांटे जा रहे हैं देश के अंदर, वो केंद्र सरकार अपनी इच्छा के अनुसार बांट रही है, अपनी मर्जी से अपने काम को आसान करने के लिए। वो इसलिए नहीं बांट रही कि वो उसकी शक्ति कम हो जाएगी इससे, या फिर उसको संविधान ये करने के लिए नहीं कहता है, वो इसलिए बांट रही कि जो शासन प्रणाली है सही से चल सके यहाँ पर, बस इतनी सी बात होती है इसमें। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्थानीय प्रांतीय स्थानीय सरकार, यानी कि जो प्रांतीय सरकारें हों या स्थानीय सरकारें जो होती हैं, उनमें क्या है कि उनका अभाव नहीं है, मगर उनको केंद्र सरकार जब चाहे ख़त्म कर सकती है, मगर वे होते केंद्र सरकार के प्रतिनिधि हैं, अर्थात वे पूर्ण रूप से संप्रभु नहीं होते। हमारी बुक में थोड़ा सा मुश्किल तरह से लिखा गया है, इसको थोड़ा आसान समझा दिया मैंने इस चीज़ को कि जो केंद्र सरकार है, जो प्रांतीय सरकार जो होंगी, उनको शक्तियाँ दे रही है अपनी इच्छा अनुसार, संविधान उसको नहीं कहता वो करने के लिए, और जब चाहे दे सकती है, जब चाहे उनसे ले ले, जितनी चाहे दे, चाहे कमी कर ले या बढ़ोतरी कर शक्तियों के अंदर उसकी, मगर ये संप्रभु नहीं होती सरकार बिल्कुल भी। जो केंद्र सरकारें होती हैं, प्रांतीय सरकारें जो होती हैं यहाँ पर, अंततः क्या देखते हैं हम यहाँ पर कि केंद्रीय सरकार यानी कि जो केंद्रीय संसद है वो सर्वोच्च होती है। ये किसकी विशेषताएं हैं, हमें एकात्मक राज्य की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। पहली क्या है कि केंद्र सरकार जो है, केंद्रीय संसद जो है यहाँ पर सर्वोच्च है, और दूसरा क्या है, समान संप्रभु निकायों का अभाव, यानी कि संप्रभु प्रांतीयों की इकाइयाँ जो होती हैं उनका अभाव है। मतलब जो केंद्र सरकार है वो ताकतवर है यहाँ पर, जो प्रांतीय सरकारें हैं वो इतनी ताकतवर नहीं हैं, या संप्रभु यहाँ पर वो नहीं है, क्योंकि वो अधिकार क्षेत्र में आती हैं किसके, केंद्र सरकार, क्योंकि वो ही इसको नियुक्त करता है। स्ट्रॉन्ग क्या कहते हैं, CF स्ट्रॉन्ग क्या कहते हैं इसके बारे में, उन्होंने क्या कहा कि विशेषता बताते हैं, आधारभूत, दोनों आधारभूत विशेषताओं के आधार पर ये क्या करते हैं, विवेचना करते हैं इसके बारे में। इसको हम देख लेते हैं नीचे। केंद्रीय संसद की सर्वोच्चता, यहाँ पर क्या देखने को मिलता है हमें, जहाँ कहीं भी हम एकात्मक राज्य को पाते हैं वहाँ हम केंद्रीय संसद की सर्वोच्चता भी दिखाई देती है। बहुधा एकात्मक राज्य में कुछ इस प्रकार के अधिनियम होते हैं जिन्हें संविधान कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर सामान्य परिस्थितियों में साधारण केंद्रीय विधानमंडल को पारित करने का अधिकार नहीं देता। हमें इसमें क्या कहा गया है कि जो संसद है यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर जो संविधान होता है वो पारित करने का अधिकार देता है उनको हर कानून, किसके अंदर, केंद्र सरकार के अंदर, कि जो केंद्र सरकार है वो सर्वोच्च है यहाँ पर, और जो चाहती है वो कानून को पारित कर सकते हैं यहाँ पर। मगर कुछ ही परिस्थितियाँ होती हैं जिसमें वो पारित नहीं कर पाती, बाकी तो वो पारित कर देती है हर तरह से यहाँ पर, क्योंकि वो सर्वोच्च होती है। परंतु संघ राज्य में क्या है कि केंद्र सरकार या केंद्रीय संसद पर इसकी अपेक्षा अधिक पूर्ण रूप से ऐसा करने पर प्रतिबंध होता है। यानी कि जो केंद्र सरकार है वो अपने इच्छा अनुसार जो कानून है उनको पारित नहीं कर सकती, जो संविधान है उसमें संशोधन नहीं कर सकती, शक्तियाँ घटा सकती नहीं, बढ़ा सकती नहीं राज्यों की। मगर जो केंद्र हम देखते हैं एकात्मक प्रणाली में क्या है, वहाँ पर वो कर सकती है कुछ विशेष परिस्थितियों में छोड़कर, बाकी में कर सकती है हमेशा वो। इसका कारण ये है कि संघीय संविधान न केवल संविधान में परिवर्तन के साधनों को ही निश्चित करता है, वरन यह भी व्यक्त करता है कि संघीय सत्ता या संघ निर्माता इकाइयों को क्या शक्तियाँ हैं। यहाँ पर देखो एक चीज़ ध्यान रखनी है, संघ निर्मात्री इकाइयाँ यानी कि प्रांतीय सरकार, और संघीय सत्ता मतलब केंद्र सरकार है यहाँ पर। इसको हम बुक में पढ़ेंगे तो वो देखते हैं हम इसको राज्य सत्ता बोला जाता है केंद्र सरकार को इसमें। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है देखने को कि दो प्रकार के संघ देखने को मिल जाते हैं हमें, संघ के तथा राज्यों के, जिनमें से प्रत्येक को अपना क्षेत्र होता है और उनमें कोई भी सर्वरूप
सर्वोच्च होता है यहाँ पर। देखो बताता हूँ मैं इस बारे में क्या है इसका मतलब, कि जो संघवाद है इसमें दो तरह से संघवाद बनाया जाता है। एक तो होता है कि जो संघ होते हैं वो अपनी इच्छा अनुसार शामिल होते हैं, तो उनकी क्या है, शक्तियाँ ज़्यादा हैं, और जो केंद्र है, जो संघीय सरकार है, वो कमज़ोर हो गई यहाँ पर, क्योंकि जो राज्य हैं उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए उनको ज्वाइन कराया आपस में। तो जो संघ है, जो राज्य हैं छोटे छोटे, वो मजबूत हो गए यहाँ पे, मगर केंद्र सरकार कमज़ोर हो गई। और भारत में क्या है कि भारत आज़ाद हुआ तो बहुत सारे रियासतें थी यहाँ पर, उनको जोड़ा गया था यहाँ पर। तो केंद्र सरकार यहाँ मजबूत होगी और जो राज्य सरकारें होंगी वो कमज़ोर होंगी, कि जो राज्य उसको टुकड़े ना हो जाए इस चीज़ के लिए। अगला इसमें क्या है कि समान संप्रभु या प्रभुत्वपूर्ण इकाइयों का अभाव, यानी कि जो हम देखते हैं प्रांतीय सरकार हैं उनकी संप्रभुता का अभाव होता है यहाँ पर, क्योंकि उनको जो केंद्र सरकार होती है उसने नियुक्त करा होता है, वही अधिकार देती है। हम ये पीछे देख चुके हैं। ये एकात्मक राज्य की दूसरी विशेषता है। सहायक विधि निर्माता निकायों, यानी कि जो केंद्र सरकार के साथ जो प्रांतीय सरकारें होती हैं उनको क्या कहा गया इसमें, विधि निर्माता इकाइयों तथा समान प्रभुत्वपूर्ण निकायों के बीच का अंतर एकात्मक राज्य की स्थानीय सत्ता और संघ राज्य की राज्य सत्ताओं के बीच का अंतर है। यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो हम देखते हैं एकात्मक राज्य में क्या है, जो स्थानीय सत्ता होती है वो कमज़ोर होती है, मगर संघात्मक राज्य में क्या होती है, वो मजबूत होती है। और जो राज्य सत्ता होती है, मतलब जो केंद्र सरकार होती है, वो ताकतवर होती है। किसमें, एकात्मक प्रणाली के अंदर। संघ में संविधान के संबंध में राज्य सत्ता पर विचार करने के बजाय संघ सत्ता के बीच विचार करने पर अंतर स्पष्ट हो जाता है। संघ में क्या कहा गया है, वो कहते हैं कि संघ में क्या होता है, हम देखते हैं फेडरलिज्म में क्या देखने को मिलता है। संघवाद में बात की जाती है कि जो राज्य हैं बहुत सारे, उनको उनके अधिकार मिल जाए आसानी से, और क्या है कि छोटी इकाइयाँ हैं वो संप्रभु होनी चाहिए। मगर एकात्मक प्रणाली में क्या होता है, सारी शक्तियाँ होंगी केंद्र के पास, और वो निश्चित करता है कि शक्ति किसको कितनी और कब देनी है। तो इसको मैंने सिंपल आसान शब्दों में लिखा है नीचे। एकात्मक शासन प्रणाली में संविधान केंद्रीय सरकार की शक्ति पर बल देता है। यहाँ पर क्या है कि एकात्मक प्रणाली में क्या है कि संविधान जो है कमज़ोर होता है। यहाँ पर कई बार जो केंद्र सरकार जो होती है बनाती है अपने हिसाब से उसी को। तो इसमें क्या 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 कहा जाता है कि जो केंद्र सरकार होगी वो ताकतवर होगी। वहीं हम क्या देखते हैं, संघ की जो प्रणाली होती है वहाँ पर क्या है, संविधान में क्या है, संघात्मक शासन प्रणाली अर्थात छोटी प्रांतीय या राज्यों में शक्तियों के वितरण पर बल दिया जाता है। यहाँ पर सीधा मतलब है कि जो शक्तियों का वितरण होगा इसमें, और जो प्रांतें होंगी उनकी अपनी अपनी संप्रभुता होगी, उनका अपना अधिकार क्षेत्र होगा। दूसरा क्या है, एकात्मक शासन प्रणाली में केंद्र सरकार के पास शक्ति होती है कि वह प्रांतीय सरकार की शक्तियों को बढ़ा सकती है, घटाया या बढ़ा सकती है, ठीक है। मगर संघीय में क्या होता है, संघीय शासन प्रणाली में ऐसा कोई शक्ति केंद्र सरकार के पास अर्थात जो राज्य सरकार होती है उसके पास नहीं होती, कि काम संविधान करता है। और अगर करना भी होता है, चेंज करना, शक्ति बढ़ानी घटानी होती है किसी राज्य की, तो उसके लिए विशेष संविधान के अंदर संशोधन की ज़रूरत पड़ जाती है। ऐसा करने वाली एकमात्र शक्ति संविधान ही है, जबकि इसमें इस दृष्टि में से संविधान दिया जाता है, और ये ऐसी प्रक्रिया है जिसकी पूर्ति संघ का निर्माण करने वाले विभिन्न राज्यों की इच्छा जानकर ही हो सकती है। जब निर्माण करते हैं हम संघ की, तो उसी के टाइम हम देख लेते हैं कि हमें जो शक्तियाँ हैं किस तरह से वितरित करनी होती हैं, और जो संविधान होता है उसको शक्तिशाली बनाया जाता है। इसमें मतलब संविधान जो है संशोधन करना, मतलब जो संविधान है उसमें चेंजेस करना मुश्किल हो जाता है यहाँ पर। अब हम क्या देखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्जीनिया के बारे में एक चीज़ और कही जाती है कि इसके पास क्या है, कुछ ख़ास विशेष अधिकार हैं, क्योंकि वर्जीनिया अपनी इच्छा से, अपनी मर्ज़ी से जो अमेरिका है उसमें शामिल हुआ था, तो उसने अपने ही कुछ संविधान, उसको जो संविधान है वहाँ पर कुछ विशेष अधिकार दे डालता है। मतलब उन्होंने कुछ शर्तें रखी होंगी अपनी, तो उनको कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, जिसके लिए जो कांग्रेस है वहाँ की, मतलब कांग्रेस कौन हम बोलेंगे, वहाँ की जो पार्लियामेंट है, संसद है वो, या फिर जो केंद्र सरकार है, जो राष्ट्रपति है वहाँ का, थोड़ा फ़र्क होता है सरकार है वहाँ की। कांग्रेस मतलब वहाँ की संसद जो होगी पूरी, और केंद्र सरकार जो राष्ट्रपति, थोड़ा अलग अलग होते हैं थोड़े से यहाँ पर ये। तो ये उसको वापस नहीं ले सकते, उसके लिए बड़ा मुश्किल काम है अगर करना चाहते हैं। और दूसरा दौर क्या देखते हैं हम, यूनाइटेड किंगडम में क्या होता है, वेस्टमिनिस्टर मतलब वे जगह है संसद, लंदन के अंदर संसद भवन है वहाँ पर,
तो वो ही सब चीज़ें तय करता है कि शक्ति किसको देनी है किसको नहीं। ये प्रणाली किसकी है? एकात्म शासन प्रणाली है। ये किसकी है? संघात्मक प्रणाली के बारे में बताया जाता है यहाँ पर कि जो संसद है वो शक्ति दे रही है, जो संविधान है वो शक्ति नहीं देगा। यहाँ पर क्या है कि संविधान शक्ति दे रहा है, संसद नहीं देती। संसद आ गई ना कांग्रेस यहाँ की, कांग्रेस संसद का नाम है वहाँ पर, सीनेट भी बोलते हैं उसको। अगला हम इसमें क्या देखते हैं, एक हम क्या देखेंगे इसके अब गुण और दोष को देखते हैं कि उससे जो फ़ायदे हैं वो नुकसान है, वो दोनों चीज़ें हम जान लेते हैं इसमें। तो पहला इसमें क्या है कि एकात्म शासन व्यवस्था में एक कुशल और प्रभावी सरकार होती है। सरकार क्या है? कुशल है, प्रभावी है, और जो केंद्र सरकार है वो शीघ्रता से निर्णय ले पाती है जल्दी जल्दी, और सरकार संगठन सरल और एक स्वरूप होता है, एक रूप होता है। कि सरकार में हमें क्या देखने को मिलता है कि सरलता है, क्योंकि केंद्र सरकार ही सारे काम कर रही होती है, शक्तियों का वितरण वो अपने हिसाब से कर रही होती है। तो इसमें क्या है कि सरकार क्या है? सरल है, एक रूपता है यहाँ पर, और जो निर्णय लेने वो शीघ्र से ले पाते हैं, जल्दी से ले पाते हैं हम। सरकार में कुशलता भी देखने को मिल जाती है। कानून और प्रशासन की एक रूपता से राष्ट्र में एकता के तत्व सबल होते हैं, और नई परिस्थितियों और समस्या से जूझने की राष्ट्रीय क्षमता बढ़ती है। यहाँ पर क्या है कि सरकार तो एक ही है, तो इस वजह से एकरूपता बढ़ती है। जो कानून व्यवस्था है उसको आसानी से बहाल किया जा सकता है यहाँ पर। और दूसरा क्या है कि जो परिस्थितियाँ आती हैं, नई परेशानियाँ आती हैं, उनसे आप आसानी से निपट सकते हैं, क्योंकि संघात्मक में क्या होता है, फैसले लेने में लगता है समय। एकात्म सरकार बहुत दृढ़ होती है, मतलब कठिन, हम कहते हैं कि मतलब फैसला कोई ले लिए तो टिक जाती है उस चीज़ के ऊपर, जिसमें ना तो अधिकारों के संबंध में अनावश्यक विवादों का भय रहता है, और ना ही विभिन्न स्तर पर लंबे विचार विमर्श करने पड़ते हैं। कि दृढ़ है बात, जो कह दी तो वो कह दी। यहाँ पे क्या है कि अधिकार के संबंध में कोई विशेष या फिर ज़रूरत से बिना जो गैर ज़रूरी अनावश्यक विषय जो विवाद हैं वो नहीं रहते। जो सरकार ने कह दी वो चीज़ माननी पड़ेगी यहाँ पर, और हर चीज़ के लिए विचार विमर्श यहाँ पर नहीं होता। इसलिए एकात्म सरकार अपनी गृह और विदेश नीति पर अधिक निश्चितता और दृढ़ता के साथ चल पाती है, और अपनी योजना को प्रभावी ढंग से कार्य रूप दे सकती है। यहाँ पर यही चीज़ देखने को मिल जाती है कि दृढ़ता है, समय जो जल्दी से काम कर रहे हैं, वैसे क्या है कि वो जो नीतियाँ हैं अपनी, चाहे अपने देश के अंदर की हो या बाहर की हो, जल्दी कर पाते हैं इन चीज़ों को। इस शासन पद्धति में शक्ति संचार स्वाभाविक होता है, शक्ति का संचार स्वाभाविक होता है। शक्ति विद्वान जनित दुर्बलता से नहीं उठा पाती। यहाँ पर ये क्या कहा गया है समझ में नहीं आता, मुश्किल से थोड़ा बताता हूँ मैं। इसका मतलब क्या है कि संचार प्रभावित होता है। यहाँ पर शक्ति जो है वो जल्दी बांट नहीं पाते हैं, यहाँ पर हम ये चीज़ देखने को मिलती है। और शक्ति जनित दुर्बलताएं कि जो शक्ति का इस्तेमाल करके जो छोटी शक्तियाँ सरकारें हैं वो उठा नहीं पाती सर अपना, मतलब कोई दूसरी सरकार अपना मुँह उठा नहीं पाती, जो एक सरकार होती है वो संभाल लेती है हर चीज़ को। सरकार का संगठन सरल होने के कारण न केवल खर्च कम आता है, बल्कि कार्य करने की गति भी तेज़ हो जाती है। सरकार तेज़ी से काम कर पाती है यहाँ पर, क्योंकि जल्दी जल्दी फैसले लेगी। और हर चीज़ के हम क्या देखते हैं कि डुप्लीकेशन, मतलब एक काम बहुत सारी सरकारें नहीं कर रही, जो काम करेगी केंद्र सरकार करेगी बस वहाँ पर। संविधान क्या है कि पद्धति में इतना लचीला होता है कि समय और आवश्यकता के अनुसार सरकार से परिवर्तन किए जा सकते हैं। संविधान जो होता है यहाँ पर बहुत लचीला होता है। ये वजह क्या होती है, जो केंद्र सरकार होती है, जो केंद्रीय प्रणाली होती है, वो चाहती है कि संविधान कमज़ोर रहे, ताकि हम बदल कर सकें, अपने हिसाब से हेरफेर में कर सकें। इस शासन व्यवस्था में एक हरी नागरिकता के कारण ना तो नागरिकों को राज्य के प्रति निष्ठा निभानी विभाजित होती है, और ना ही शक्ति संघर्ष की संभावना रहती है। यहाँ पर एक बात और है कि संघात्मक प्रणाली में क्या, जैसे अमेरिका में क्या होता है कि वहाँ पर आपके पास जो स्टेट है, जो राज्य है वहाँ का, उसकी नागरिकता अलग है। जो अमेरिका है उसकी नागरिकता अलग है। जैसे हमारे कश्मीर में था पहले, कश्मीर की नागरिकता अलग लोगे, फिर देश की नागरिकता अलग लोगे, दो नागरिकता रहती थी वहाँ पर। इसमें क्या होता है कि नागरिकता एक ही रहती है, क्योंकि सरकार एक है। और जो प्रांत हैं, जो राज्य सरकारें होती हैं बोलते हैं प्रांत। कई बार प्रांत होता है, कहीं पर कैंटून्स बोलते हैं उनको जर्मनी में, और उसी पर लैंडर्स बोलते हैं उसको। चाइना हो या इंग्लैंड हो या फिर श्रीलंका हो, प्रांत बोलते हैं वहाँ पर इसको। तो यहाँ पर केंद्र सरकार और जो प्रांतीय सरकारें होती हैं उनके बीच शक्ति संघर्ष नहीं होता। मतलब कई बार ऐसा होता है कि कुछ फैसले जो केंद्र सरकार होती है चाहती है लेना, मगर जो राज्य सरकार होती है लेने से रोक डालती हैं उसको।
या फिर कुछ राज्य सरकारें होती हैं कुछ चाहती हैं काम करना, तो जो केंद्र सरकार होती है वो रोक देती है उसको, जैसे संगीत हमारे देश में अक्सर ऐसा हो जाता है। मगर इसमें ऐसा नहीं होता क्योंकि सरकार एक ही होती है, तो जो शक्ति संघर्ष है वो नहीं हो पाता ये इसमें। ये शासन प्रणाली जो है छोटे राज्यों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। छोटे देश हैं, आसानी से काम कर सकती है वहाँ पर। एकात्म सरकार के अधीन इंग्लैंड जैसे छोटे राज्य जो हैं, छोटे देश ने विश्व में जो शक्ति और सम्मान अर्जित किया है वे इस तथ्य की पुष्टि करता है कि एक राज्य व्यवस्था को समुचित रूप से और कुशलता के साथ अपनाने में कितने प्रभुत्व लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। तो यहीं पर हमें ये चीज़ देखने को मिल जाती है कि इंग्लैंड ने अपना लिया इसको। तो हम ये देखते हैं कि इंग्लैंड ने सिस्टम बहुत पहले से अपनाया था कि उनने फिर भी कितनी ताकत हासिल करी और कितना आज के टाइम में वो संपन्न है। इसके जो दोष हैं वो देखते हैं। अब एकात्मक शासन व्यवस्था के विरुद्ध एक स्पष्ट और आम आक्षेप ये है कि इसमें स्थानीय स्वशासन को अधिकार नहीं मिल पाता और स्थानीय कार्यों का विनियमन उन दूरस्थ केंद्रीय अधिकारियों को सौंप दिया जाता है जिन्हें ना तो स्थानीय हितों में रुचि होती है, ना ही स्थानीय समस्याओं का समुचित ज्ञान हो पाता है। इसमें क्या देखते हैं हम कि मान लीजिए ये देश है पूरा गोला, तो यहाँ पर जो केंद्र सरकार है वो सारे फैसले ले रही है जो कि यहाँ बैठी हुई है, और इस एरिया में क्या हो रहा है, इस एरिया में क्या हो रहा है इसको मालूम नहीं है, मगर वो फैसला फिर भी लेते हुए देखने को मिल जाती है हमें। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जो केंद्रीय अधिकारी होते हैं उनको काम करने के लिए बोल दिया जाता है, उनको ना पता होता कि इस एरिया में क्या हो रहा है, मगर वो फैसले फिर भी बार बार लिए जाते हैं और ना उनको कोई ख़ास इस बारे में रुचि होती है। तो ये चीज़ हम समझ चुके हैं। और दूसरा क्या है कि जो केंद्र शासन है पर धनात्मक भार बढ़ जाने से स्थानीय अधिकारियों को आदेश प्राप्त करने में विलंब लगता है और राष्ट्रीय संसद राष्ट्रीय महत्व के मामलों के साथ साथ स्थानीय मामलों का निर्माण का भार का वहन नहीं करती मतलब यहाँ पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या देखते हैं इसमें कि जो केंद्र सरकार है सारा भार उसके ऊपर पड़ गया, जो राष्ट्रीय अधिकारी हैं वो जो स्थानीय मसले हैं उनको भी देखते हैं, और जो दूसरे मसले हैं उनके राज्य मसले हैं, जो पूरे देश के मसले हैं उनको भी देखते हैं। तो जो कार्य कुशलता है वो घट जाती है यहाँ पर। ये चीज़ में सबसे ख़राब होती है कि वो कार्य कुशलता जो होती है घट जाती है, तो इससे उन पर प्रभाव पड़ता है और कार्य धीरे धीरे ढंग से भी नहीं हो पाते। ये इसके दोष हैं। इस शासन व्यवस्था में स्थानीय प्रतिभाओं का पूर्ण या अधिक दुरुपयोग नहीं हो पाता, अतः जन कल्याण जन शासन के जो सार्वजनिक कार्य हैं के प्रति उदासीनता आ जाती है। जो स्थानीय लोग हैं, जो ख़ास लोग हैं, उनके ऊपर कोई ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता। इससे क्या होता है ना जान पाते उनके जो मुद्दे हैं और ना उनका जो हम जितने सार्वजनिक कार्य जो होते हैं सही तरह से हो पाते हैं। इसके विरुद्ध क्या कहते हैं गंभीर आपत्ति, मतलब इसकी एक बुराई हम और देखते हैं कि ये अत्यधिक केंद्रीकरण से राष्ट्रीय सरकार में निरंकुश हो जाने की आशंका रहती है। मतलब जो सरकार है केंद्र सरकार उसको बहुत ज़्यादा शक्तियाँ मिल जाती हैं, तो कई बार ऐसा होता है ख़तरा रहता है कि इसका डिक्टेटरशिप का, कि यहाँ पर देश में डिक्टेटरशिप आ जाती है या फिर सब अधिकारवाद आ जाता है, यहाँ पर तानाशाही वगैरह जो होती हैं, या फिर हम देखते हैं कि जो राष्ट्र में मतलब जो राज्य जो राजघराने होते हैं वो कब्ज़ा करके बैठ जाते हैं। तो इन चीज़ों का ख़तरा हमेशा बना रहता है इस चीज़ के ऊपर। तो ये इसकी कुछ बुराइयाँ इसमें हो सकती हैं। एकात्म शासन छोटे देशों में तो फिर भी संभव है, किंतु बड़े देशों में प्रायः अनुपयुक्त होता है, क्योंकि जो बड़े देश हैं उनकी बड़ी ज़रूरतें हैं, छोटी प्रांतें हैं उनके बारे में जो दूसरा जो विभाग है वो नज़र नहीं रख सकता कि उनको क्या ज़रूरत है और उनके क्या क्या उनके जो मतलब उनके प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में वो नहीं देख पाता। विभिन्न जातियों भाषाओं और धर्मों वाले सुविशाल और सुविस्तृत देश के लिए ये शासन पद्धति उपयुक्त नहीं मानी जा सकती, प्रशासनिक दृष्टि से भी और स्थानीय तथा अल्पसंख्यकों के हितों की दृष्टि से भी यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। यानी कि क्योंकि बड़े देश हैं, बहुत सारे देश में जातियाँ हैं, धर्म हैं अलग अलग, उनके हर मुद्दे को जो एक केंद्र सरकार होती है उसको नहीं समझ पाती, क्योंकि बहुत सारे राज्य हैं जैसे हमारे यहाँ देखते हैं मतलब हमारे देश में भाई संघीय प्रणाली है। इसका एग्जाम्पल भी हम लेके देखते हैं एक बार कि जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं उनकी भाषा अलग है, जो साउथ इंडियन है उनकी भाषा अलग है, धर्म भी अलग है, कई जगहों पर ऐसा है। तो यहाँ पर वही चीज़ में प्रॉब्लम आ जाती है कि यार जो केंद्र सरकार है वो सब चीज़ों को समझ नहीं पाती, जो उत्तर प्रदेश वाले चाह रहे हैं वो उनको समझ पाई जल्दी,
जो साउथ इंडियंस थे उनको नहीं समझ पाएगी अगर प्रणाली ऐसे हमारे यहाँ पर होती। तो हमारे यहाँ तो खैर संघवाद है। एकात्म शासन व्यवस्था में संविधान की व्यवस्था नहीं होती। ये इसमें सबसे बुराई है कि संविधान जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है इसमें। यहाँ पर जो संविधान है लचीला है और जो केंद्र सरकार जब चाहेगी उसमें परिवर्तन कर सकती है आसानी से। एकात्मक शासन में स्वतंत्र और स्वच्छ न्यायालय का अस्तित्व इस दृष्टि से नहीं होता कि संसद द्वारा बनाए गए नियमों को अवैधानिक घोषित करने का और उसे अधिकार दिया जाए। तो यहाँ पर जो हम देखते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय होती है वो कहीं पर भी स्वतंत्र रूप से नहीं होती, क्योंकि इसमें हमेशा डर ये रहता है कि अगर मान लीजिए जो राष्ट्रीय सरकार जो केंद्र सरकार है उसने कोई फैसला कर दिया और वो देश के हित में नहीं है, तो जो कोर्ट है जो सुप्रीम कोर्ट है यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय जो है वो उसके ऊपर प्रतिबंध लगा सकता है या उसके खिलाफ कोई एक्शन ले सकता है लीगल। इसलिए जो न्यायालय होती है यहाँ पर कमज़ोर होती है हमेशा। जो केंद्र सरकार होती है उसके द्वारा नियंत्रित होती है। यहाँ पर ना तो संविधान सही है यहाँ पर, ना ही जो सर्वोच्च न्यायालय है वो स्वतंत्र है। यहाँ पर उसे संसद द्वारा स्वीकृत कानूनों को यदि वे संविधान के विरुद्ध हों अवैध घोषित करने का क्षमता प्राप्त होती है। संघवाद के अंदर ये चीज़ हमें देखने को मिल जाती है, मगर एकात्म शासन प्रणाली में ये चीज़ नहीं होती। एकात्म शासन व्यवस्था में स्थानीय सरकारों और केंद्र सरकार के बीच संघर्ष का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि ये बात है यहाँ पर पहली बात तो ये है कि जो केंद्र सरकार है जो सरकार है वो एक ही है, क्योंकि केंद्र ने अपॉइंट करा है उनको काम करने के लिए आगे, तो उनमें शक्ति का जो संघर्ष नहीं होगा। जो न्यायालय है वहाँ नहीं जा सकते। जैसे हमारे दिल्ली में हम देखते हैं क्या देश में क्या होता है कई बार कि राज्य हैं और जो केंद्र सरकार है उनके अधिकार क्षेत्र को लेकर लड़ाई हो जाती है कि इस मुद्दे पर कानून हम बनाएंगे, वो कहते हैं इसे हम बनाएंगे। या फिर जो संघ सूची होती है हम देखते हैं उसमें कई बार जो सम्मति सूची होती है मतलब उसमें देखिए मुद्दे पर लड़ाई हो जाती है तो कोर्ट पहुंच जाते हैं वो लोग, वो भी नहीं होता इसके अंदर। जहां संघात्मक शासन के जो हम देखते हैं जहां संघात्मक शासन के संघ और इकाइयों दोहरी सरकार के बीच संविधान द्वारा शक्ति का बंटवारा किया जाता है, वहाँ पर हम क्या देखते हैं एकात्म प्रणाली में क्या होता है शक्ति का वितरण केंद्र सरकार करती है। यहाँ पर सीधी बात ही कही गई है, इसके अंदर केंद्रीभूत रहती है, मतलब जो शक्तियाँ जो हैं वो केंद्र के पास हैं, वही शक्तियों का निर्धारण करती है और उनका बंटवारा करती है। आगे हम संघवाद को देखते हैं। अब संघवाद के बारे में क्या है कि संघवाद क्या है, अंग्रेजी के शब्द किससे बना है, फेडरल से, इसको हम बोलते हैं फेडरलिज्म। इसका विकास हुआ है लैटिन शब्द से फ्यूडस से, जिसका मतलब होता है कि संधि करना या समझौता करना। ये क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें क्या होता है बहुत सारी प्रांतीय इकाइयाँ होती हैं, मतलब राज्य सरकारें होती हैं, वो समझौता कर लेती हैं आपस के अंदर, किसी न किसी मुद्दे को लेकर जुड़ जाते हैं बहुत सारे संघ आपस में, और एक हम देखते हैं संघ का निर्माण कर लेते हैं। मतलब बहुत सारे जो राज्य होती हैं मतलब छोटे छोटे देश होते हैं, छोटे छोटे देश होंगे या संघ होंगे, वो जुड़ के आपस में एक बड़े संघ का निर्माण कर लेते हैं, इसको फेडरल बोलते हैं हम। संघवाद क्या है कि सरकार की प्रणाली है जिसमें एक ही क्षेत्र में दो या दो से अधिक सरकारें कार्य करती हैं। यहाँ पर दो सरकारें होंगी, भारत में भी संघवाद है। अब हमारी भी समझना इसको आसान हो जाएगा कि केंद्र सरकार होंगी और एक होगी राज्य सरकार। हमारे यहाँ 3 स्तर होते हैं इसके, जो हम कहेंगे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और हमारी स्थानीय सरकार, जिसको हम म्यूनिसिपैलिटीज़ या फिर ग्राम पंचायत वगैरह बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि सरकार का स्वरूप है जिसमें शक्ति का विभाजन आंशिक रूप से केंद्र सरकार, राज्य सरकार अथवा क्षेत्रीय सरकार के मध्य होता है। मतलब कम से कम 2 पायदान सरकार के यहाँ पर होंगे, केंद्र सरकार और राज्य सरकार या फिर स्थानीय सरकार। संघवाद वैधानिक तौर पर शक्ति को साझा करता है क्योंकि इसमें स्वशासन तथा साझा शासन की व्यवस्था होती है। यहाँ पर ये चीज़ देखते हैं कि संवैधानिक रूप से हम क्या देखते हैं, सैद्धांतिक रूप से भी देखने को मिलता है कि शक्ति का वितरण होता है स्वशासन पर निर्भर करती है। मतलब बात ये है कि जो स्थानीय स्तर पर सरकार जो होगी वो अपना शासन खुद चलाएगी अपने हिसाब से, मगर एक बड़ी केंद्रीय इकाई के भीतर रहते हुए ऐसा करा जाएगा। इसको ही संघवाद की संज्ञा दी जाती है। किसी भी संघीय व्यवस्था हम क्या देखते हैं, किसी भी संघीय व्यवस्था की स्थापना के लिए कुछ स्वतंत्र राज्य अपने अपने अलग रहते हुए अपना आप को अलग रखते हुए भी सामान्य उद्देश्य, मतलब कि सबका उद्देश्य एक ही है। जैसे कई बार हम देखते हैं कि स्थानीय मसले सबके एक जैसे होते हैं कि देश मिलते हुए आपस में, हम एक ही देश, एक ही जो मतलब हमारा एरिया है, हम एक ही जैसे द्वीप पर हैं। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ कि हम एक ही महाद्वीप में हैं, मिल जाते हैं।
सबका मुद्दा एक ही तो है कि हम मिलकर काम कर लेंगे तो अच्छी बात है, देश बन जाएगा पूरा एक। किन्हीं क्या करते हैं, पूर्ति की शंका एक तरह से हम देखते हैं नियुक्त कर लेते हैं या फिर संयुक्त हो जाते हैं आपस में। ये सोवियत संघ के अंदर हुआ था कि सबकी सरकार एक तरह की थी। खैर वहाँ पर तो जो रशिया था उसने आधे का भी इस्तेमाल किया था उसके लिए, वो अलग बात है, मगर संघ बनाया था उन्होंने। फिर भी दोनों एक दूसरे को निश्चित स्तर पर स्वतंत्रता प्राप्त होती है। यहाँ पर हम कह देते हैं कि केंद्र सरकार अपने तौर पर आज़ाद है, जो राज्य सरकार है वो अपने स्तर पे आज़ाद है अपने फैसले लेने के लिए। ये इसकी खासियत बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा ये चीज़ है इसमें। ये राज्य अपने कुछ सामान्य हितों विदेशों के लिए हितों के विषयों को उस क्षेत्रीय सत्ता को सुपुर्द कर देते हैं जिसकी जिम्मेदारी पूर्ण देश के शासन की होती है। इसमें क्या है कि जो छोटे छोटे राज्य हैं, मतलब प्रांतीय सरकारें हैं, एक तरह से बोल सकते हैं उसको हम, वो क्या करती हैं कि अपने अपने कुछ ख़ास उनके अधिकार होते हैं जो केंद्र सरकार होती है उसको दे डालते हैं वो, कि जैसे कि सुरक्षा है, संचार है, ये आप नियंत्रण करिए, बाकी स्थानीय मसले जो हैं हम अपना आप समझा लेंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं, केंद्रीय सरकार या फिर संघीय सरकार, फेडरल गवर्नमेंट का नाम देते हैं। जैसे कि हमारे देश में क्या है, जो आज गवर्नमेंट चल रही है वो फेडरल गवर्नमेंट है, और हमारी अपनी लेवल की जो गवर्नमेंट होगी वो अपनी स्थानीय लेवल होती है हमारी। संघीय सरकार की स्थापना से संघीय राज्यों की शक्ति का पूर्ण लोप नहीं हो पाता। यहाँ पर क्या देखते हैं, संघीय राज्य मतलब प्रांतीय जो राज्य हैं उनकी जो शक्ति है वो ख़त्म नहीं हो पाती। इसमें शक्ति तो उनके पास रहती है, मगर क्या है, उन्हें दो कार्यों करती हैं। इसमें क्या क्या हो जाता है, संघीय सरकार प्रकार नहीं होता। ठीक है, अगली चीज़ क्या है, क्योंकि संघीय सरकार प्रायः उन्हीं दो कार्यों को करती है जिनका संबंध पूर्ण देश से होता है, संचार और रक्षा, और दूसरे देशों से ट्रीटीज करना, मतलब संधियाँ करना। खासकर इस शक्ति वितरण की दो प्रणालियाँ प्रचलित हैं। प्रथम के अनुसार विशेष प्रशासन के कुछ विशेष अधिकार संघीय सरकार को दे दिए जाते हैं और शेष सभी कार्य की जिम्मेदारी संघ के अंतर्गत अपने अपने क्षेत्र में राज्यों पर होती है। इसमें क्या बताया गया है, दो तरह से होती है। पहला क्या है कि जो खास कार्य हैं जैसे कि रक्षा है, संचार है, विदेश नीति है, वो जो संघीय सरकार है उसको दे दी जाएगी। बाकी सारे मसले जो हैं जो राज्य सरकार होंगी अपना आप निपटा लेंगी उन चीज़ों को। दूसरे में क्या है कि निश्चित कर दिए जाते हैं इसके अंदर। इसमें निश्चित नहीं है, बांट लेते हैं अपने हिसाब से वो। इसमें क्या है, निश्चित ही होते हैं पहले से कि केंद्र सरकार के पास अधिकार होता है चीज़ को निश्चित करने का, कि जो राष्ट्रीय सरकारें हैं वो अपना आप देती हैं। इसमें क्या है, केंद्र सरकार दे रही है ऊपर वाले पॉइंट में, इसमें जो राज्य सरकारें हैं वो दे रही हैं केंद्र को। इसके बारे में क्या कहा गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका में शक्ति वितरण की प्रथम प्रणाली प्रचलित है कि जो अमीर छोटे छोटे राज्य हैं उन्होंने शक्ति दी है केंद्र को। वहाँ केंद्र सरकार के अधिकार निश्चित कर दिए गए हैं और शक्तियाँ राज्यों को दे दी गई हैं। क्योंकि वहाँ पर हम क्या देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर पहले जब ये यूनियन बना तो 16 राज्य इनके पास थे, बाकी तो उन्होंने कब्जा भी करे और ख़ुद मिल भी गए संधि करके इनसे अपने फ़ायदे के लिए। तो इन्होंने संधि आपस में करी कि हम फेडरल बनाएंगे अपने फ़ायदे के लिए, अपना को ताकतवर करने के लिए फेडरल बनाएंगे पूरा एक। इससे क्या होगा, यूनियन बन जाएगी हमारी एक और ताकतवर हो जाएंगे हम। मगर इन्होंने कहा कि जो केंद्र है उसको शक्तियाँ हम कम देंगे अपने फ़ायदे के, क्योंकि हमें तो काम करना होगा। इसलिए जो अमेरिका की केंद्र सरकार कमज़ोर होती है, जो सरकार होती है उनके अपने अधिकार होते हैं आपस के अंदर। फिर भी हम क्या देखते हैं कि जो राष्ट्रपति होता है वो फैसला लेता हुआ देखने को मिल जाता है हमें, क्योंकि वो राष्ट्रीय स्तर पर फैसला ले रहा होता है। संघ सरकार स्पष्ट क्या है, संघ सरकार क्या है, स्पष्ट है कि संघात्मक शासन में दोहरे शासन की व्यवस्था रहती है। एक केंद्रीय होती है, दूसरी क्या है, राज्य अथवा इकाई या फिर प्रांतीय, दोनों की अपनी अपनी शासन व्यवस्था अलग अलग होती है, जैसे अमेरिका में देखने को मिलती है। दो विधायिका हैं, दो कार्यपालिका हैं, दो न्यायालय हैं, ये सब कुछ इसमें देखने को मिल जाता है हमें। दो कार्यपालिका राज्य की अलग, देश की अलग पूरी। जो न्यायपालिका है, हाई कोर्ट अलग है, सुप्रीम कोर्ट अलग है। फिर ये चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, इसमें ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं कि दोहरी नागरिकता भी होती है, दोहरे कानून भी होते हैं। ये सब चीज़ें खासकर हमें देखने को मिलती हैं अमेरिका के अंदर। हमारे देश में इतना कम होता है, क्योंकि कई बार सेम कानून होते हैं हमारे यहाँ पर, जैसे कानून होते हैं तो इतना नहीं देखने को मिलता। मगर अमेरिका में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि अलग अलग राज्य हैं, उनके अलग अलग राज्य हैं। टेक्सास का अलग, इलिनॉइस का अलग होगा वहाँ पर, वेटिकन का अलग, जो दूसरे राज्य हैं उनके अपने अपने अलग अलग कानून होते हैं वहाँ पर। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं, जो प्रत्येक नागरिक होता है उसकी निष्ठा दो तरह से बढ़ जाती है। एक आधा प्रणाली में क्या है कि शासन की प्रणाली जो हम देखते हैं निष्ठा होती है सिर्फ केंद्र सरकार के लिए होती है, मगर इसमें क्या होता है कि जो निष्ठा है
जो राज्य सरकार है उसके लिए भी है, और जिम्मेदार भी हो जाते हैं हम ज़्यादा यहाँ पर कि केंद्र का फैसला अलग लो, राज्य के लिए फैसला अलग, जो स्थानीय मसले हैं उनके लिए फैसला अलग लो। तो जो निष्ठा है बढ़ गई केंद्र सरकार के लिए, दूसरी जो राज्य सरकार है उसके लिए। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि प्रत्येक नागरिक की सोच बढ़ चुकी है। खैर यहाँ पर हमने देख लिया। इसके अतिरिक्त क्या देखते हैं कि संविधान जो होता है वो सर्वोपरि होता है। इसमें यही चीज़ खास देखने को मिलती है कि संविधान के अनुसार ही हमें हर चीज़ देखने को मिलेगी। शक्तियाँ जो वितरण होता है संविधान करता है, इसमें सरकार नहीं करती। यहाँ पर संविधान का निर्माण कब होता है? जब राज्य मिल रहे होते हैं आपस के अंदर, जब निर्माण किया जा रहा होता है संघ का। तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है? पहला तो कि जो संविधान है सर्वोपरि है, विविध पृथक पृथक राज्यों में संघ बना रहता है तभी संभव हो सकता है। तो इसमें क्या है कि जो राज्य हैं वो अलग बने थे संघ से, मगर फिर भी साथ में होते हैं। जब राज्य और संघ दोनों ही संविधान को सर्वोच्च मानते हैं तो उसके लिए संघ की रचना जो हो जाती है, मतलब जो संघ है उसका निर्माण कर दिया जाता है। सामान्यतः संघ में प्रवेश करने वाला राज्य अपनी सदस्य आपस नहीं ले सकता, कि आप एक बार संघ में शामिल हो गए हैं तो आपस उससे अलग नहीं हो सकते। इसके बारे में क्या बताते हैं कि बताता हूँ मैं आपको एग्जांपल, कि जब सिविल वॉर हुआ, गृह युद्ध हुआ अमेरिका के अंदर, तो दो टुकड़े हो गए थे अमेरिका के। एक फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट था, एक यूनियन ऑफ यूनाइटेड स्टेट था, जो कि आज के टाइम में बाकी है। तो फेडरल जो स्टेट्स थे उन्होंने कहा कि हमें अलग होना है, मगर जो कोर्ट है वहाँ की उसने कहा कि आप तो अलग नहीं हो सकते, संविधानों के प्रावधान नहीं है। तो उन्होंने साफ दिखाया सब जो कोर्ट को कि ये प्रावधान है, हम इससे अलग होते हैं। तो संविधान को मतलब जो कोर्ट थी उसने बात को घुमा दिया तो जुड़े रहे। तो यहाँ पर यही बात हो जाती है कि आप एक बार शामिल हो गए संघ में तो अलग नहीं हो सकते। इसके बारे में एक अपवाद है, कौन सा? सोवियत संघ। सोवियत संघ के अंदर ऐसा हुआ था कि राज्य थे, पहले उनके पास आज़ादी नहीं थी अलग होने की। लेनिन के टाइम में जो स्टालिन आया, बाद में उसके टाइम में भी ऐसा ही रहा, मगर बाद में हम देखते हैं जब मिखाइल गोर्बाचेव वगैरह आते हैं तो उन्होंने कुछ चेंजेस करते हैं संविधान के अंदर कि आप जब चाहें अलग हो सकते हैं, मगर राष्ट्रमंडल के सदस्य आपको बन जाना चाहिए। इसके लिए राष्ट्रमंडल का सदस्य, तो सदस्यता आपस ले सकते नहीं, मगर कुछ अपवाद हैं। सोवियत संघ जो आज के टाइम में तो खैर है ही नहीं। संघ निर्माण और उसकी सफलता के लिए सर्वोच्च न्यायालय का होना अनिवार्य है। सर्वोच्च न्यायालय हो यही ज़रूरी नहीं है, इसके लिए क्या है, सर्वोच्च न्यायालय जो होगा वो स्वतंत्र होना चाहिए। कि अगर जो दो राज्य हैं या फिर राज्य सरकार और जो केंद्र सरकार है कुछ इसमें विवाद हो गए हैं तो केंद्र जो राज्य जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसको सुलझा सके। उनके अभाव में संविधान का संरक्षण नहीं हो पाएगा। पहली बात तो यही है इसके अंदर कि अगर सब जो सुप्रीम कोर्ट है या सर्वोच्च न्यायालय जो है वो आज़ाद नहीं है, मतलब सरकार का कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर, तो वो बचा सकती है संविधान को आसानी से। संविधान में कोई संशोधन गवर्नमेंट करती है तो उसको काट सकती है उस बात को, और जो गवर्नमेंट है उसके फैसले को रोक सकती है। जैसे हमारे देश में कई बार ऐसा हो जाता है। संघ में दोनों स्तर की सरकार है, केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार है, सह अस्तित्व रखती है, मतलब दोनों का अस्तित्व साथ में रहता है, एक दूसरे के लिए खतरा वो नहीं बनती, मगर अपने क्षेत्र में क्या करती हैं, काम करती हैं, और दूसरे के एरिया में वो जो अधिकार क्षेत्र है उसमें दखलंदाजी नहीं करती वो ज़्यादा। हमारे यहाँ तो गवर्नमेंट करती रहती है ऐसा। केंद्रीय सरकार का क्षेत्र सारा देश होता है, जो केंद्र सरकार है वो पूरे देश के लिए काम करेगी, किंतु सदस्य राज्य जो सरकार है, मतलब जो प्रांतीय सरकार होती है उसका वही एरिया से बहुत सारा देश है, तो केंद्र सरकार पूरे पे काम करेगी वो इस पर। जो राज्य सरकार है वो अपने इतने ही एरिया में अपना काम करेगी, इस एरिया के अंदर बाहर नहीं कर सकती इससे, मगर केंद्र सरकार इसके अंदर भी काम कर सकती है, इसमें दखलंदाजी कर सकती है अपनी तरफ से। वो इसमें चीज़ देखने को मिल जाती है हमें। और इसमें क्या है कि विभिन्न तरह से इसको हम क्या देखते हैं कि विभिन्न संघ राष्ट्रों में सदस्य राज्यों को विभिन्न नामों से संबोधित किया जाता है, अलग अलग नामों से संबोधित करते हैं। मतलब जो हम देखते हैं कि जो राज्य सरकारें हैं उनके अलग अलग नाम होते हैं। कैसे? हमारे देश में हम बोलते हैं राज्य, और अमेरिका में देखेंगे तो वो भी राज्य ही बोलते हैं इसको। मगर चाइना हो, श्रीलंका हो, कनाडा हो, कनाडा भी एक फेडरल स्टेट है, और इसी के अंदर कनाडा के अंदर ओटारिया के ओटावा ओंटारियो के अंदर जो फेडरल काउंसिल है वो भी बनी हुई है, तो इसको प्रोविंस कहते हैं वहाँ पर। ये सोवियत संघ में रिपब्लिक्स नाम था क्योंकि तो अपना भी सिस्टम का लगी था। स्विट्ज़रलैंड में कैंटोन्स होता है, हमारे यहाँ तो खैर राज्य ही बोलते हैं हम उसको, स्टेट जो बोलते हैं हमारे यहाँ, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में स्टेट बोलते हैं। और इसके अलावा जर्मनी में और ऑस्ट्रिया में लैंडर्स बोलते हैं इनको। तो इनके अलग अलग नाम हो सकते हैं अपने हिसाब से। इसके बारे में क्या कहते हैं, सी स्ट्रॉन्ग क्या कहते हैं, संघ राज्य एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है या योजना है जिसका उद्देश्य राज्यों के अधिकारों का
राष्ट्रीय एकता तथा शक्ति के साथ सामंजस्य स्थापित करना होता है। इन्होंने क्या कहा, क्या व्यवस्था है, योजना होती है ये, जिसका उद्देश्य क्या है, जो राज्य के अधिकार है, मतलब जो छोटे छोटे राज्य हैं उनके अधिकार हैं और जो राष्ट्रीय एकता है उनके बीच सामंजस्य स्थापना करनी। मतलब जो छोटे छोटे राज्य हैं, जो प्रांत हैं, उनके अधिकार भी रहें, वो अपना काम भी कर पाएँ। जब वो संघ में शामिल हो जाएं तो उससे एकता ही बनी रहे, टूटे भी नहीं, साथ में भी रहें और अपना काम भी कर सके आसानी से। अथवा संक्षेप में क्या कह सकते हैं हम, ऐसा शासन जिसमें विधायिनी सत्ता, केंद्रीय सत्ता या फिर जो संघीय शक्ति है और लघुता इकाइयों में विभाजित रहती है, जो अपनी शक्ति की सीमा के अनुसार राज्य तथा प्रांत कहलाती हैं। मतलब छोटी शक्तियाँ जो होती हैं इसके अंदर उनकी शक्ति अपना एरिया होता है उनका काम करने का। फाइनल क्या कहते हैं, संघ राज्य वे हैं जिसमें अधिकार क्या है कि जिसमें अधिकार और शक्ति का एक भाग स्थानीय क्षेत्रों में निहित होता है और दूसरा भाग केंद्र है। मतलब वही बात है कि जो अधिकार हैं बटे हुए होते हैं, एक केंद्र के पास है, कुछ राज्य के पास हैं अपने अपने। जो स्थानीय क्षेत्रों की स्वेच्छा से निर्मित होती है, जो छोटे छोटे क्षेत्र हैं उनकी इच्छा से निर्मित होता है। जैसे अमेरिका हुआ, स्विट्ज़रलैंड है और ऑस्ट्रेलिया है, वो अपनी इच्छा से जुड़े हुए हैं आपस में आके। इन दोनों में से किसी दूसरे के अधिकार और शक्ति का अधिकार करने का अधिकार नहीं होता। मतलब दखलंदाजी नहीं करेंगे, अधिकार छीनेंगे इनके। आगे हम कहते हैं केसी वेयर्स के बारे में भी है। क्या कहते हैं इस बारे में, संघ शासन का अर्थ है ऐसी पद्धति जिसके द्वारा सामान्य जनरल और प्रादेशिक रीजनल शासक सामंजस्य होते हुए भी अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होते हैं। मतलब काम इनके बटे हुए हैं आपस में, अपने एरिया में हैं, जुड़े हुए भी हैं, फिर भी अलग अपना अपना अधिकार क्षेत्र है इनका। इसके आधारभूत सिद्धांत समझना सबसे ख़ास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के समय में। वो क्या है कि पहला हम देखते हैं, पहला इसमें क्या कहा गया कि संघ के निर्माण के लिए राज्यों की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय एकता का सामंजस्य आवश्यक है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बात ये कही जाती है कि जो छोटे छोटे राज्य हैं वो इसमें शामिल हो गए, चलिए मान लीजिए शामिल हो गए, मगर ये होना चाहिए कि उनका अस्तित्व बना रहेगा, उनकी शक्तियाँ, उनके अधिकार नहीं छीने जाएंगे, स्वतंत्र रहेंगे, अपने अपने क्षेत्रों में काम कर सकते हैं। और क्या है कि उनमें से ना तो कोई ऊपर होगा ना कोई नीचे, मतलब कि ना तो जो राज्य है वो कमज़ोर होगा, ना जो प्रांत हैं वो ज़्यादा मजबूत होंगी, सब बराबर बराबर चलेंगे, अपने अपने हिसाब से अपना काम कर सकते हैं वो। अब दोनों सरकार का क्या उद्देश्य देखने को मिलता है हमें, जो दोनों सरकारें हैं चाहे राज्य की हो या केंद्र की हो, इनमें दोनों का उद्देश्य तो खैर सेम ही होता है कि जो जनता है उसकी भलाई के लिए काम करना। और दोनों के जो अधिकार हैं उनको कहाँ से मिलते हैं, संविधान से मिलते हैं, वो वहाँ से उनसे नहीं छीने जा सकते हैं। कोयलों के बीच में आ जाता है, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। और लाइट चली गई है। हम आगे देखते हैं, इसमें क्या है कि संघ शासन व्यवस्था के प्रत्येक, मतलब इस व्यवस्था के अंदर क्या है, जो नागरिक हैं उनकी निष्ठा दोहरी देखने को मिलेगी। कि पहला तो क्या है कि जो राष्ट्रीय सरकार है, उनकी केंद्र सरकार है, उसके लिए है, और दूसरी नागरिकता किसके लिए है, जो उनकी निष्ठा है वो जो राज्य सरकार है या फिर जो स्थानीय सरकार है उसके लिए होती है। मगर जो जनता है उसका काम फिर भी वही है कि व्यवस्था को बनाए रखना। जो सरकार है उसका काम क्या है दोनों का, कि उनके लिए, लोगों के लिए काम करना, और उनके लिए एक तरह से हम ये देखते हैं कि उनके लिए एक तरह से निष्ठा रखना। सरकार भी उनकी निष्ठा रखती है, जवाबदेही भी दोनों के लिए होती है। अगला है संघीय शासन व्यवस्था, संविधान की सर्वोपरिता स्थापित रहती है। मतलब ये बोल सकते हैं कि संविधान जो है वहाँ पर सर्वोच्च होता है। इसमें क्या है कि दोनों के लिए जो हम देखते हैं, संविधान ही है जो दोनों की शक्तियों को निर्धारित करता है। किसमें, संघवाद के अंदर सबसे ख़ास चीज़ यही चीज़ है कि संविधान निर्धारित करता है इसमें कि शक्तियाँ क्या रहेंगी, उनके अधिकार क्षेत्र क्या रहेंगे। तो इसमें क्या है कि जो दोनों राज्य हैं, यानी कि दोनों कौन है, जो इकाइयाँ हैं दोनों, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों को इस चीज़ को मानना पड़ेगा। जो इसको नहीं मानता उसके खिलाफ जो भी एक्शन हो सकता है, रुकाया जा सकता है उसके ऊपर। और जो संविधान होगा वो रूढ़ होगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा दृढ़ कठोर संविधान होगा यहाँ का, जिसको चेंज करना, बदलाव करना उसमें मुश्किल होता है। मज़े क्या है कि संविधान समय के साथ क्या होता है कि परिवर्तन की ज़रूरत पड़ जाती है हमें, मगर सरकारें जो हैं कुछ ऐसा ना कर दें, गड़बड़ ना कर दें, इसलिए कि जो अधिकार हैं लोग की ना छीन जाएँ। या फिर जो मतलब बहुत सारे राज्य हैं, और जैसे हमारे यहाँ कई बार ऐसा देखने को मिल सकता है या भी नहीं भी होता, तो कैसे मतलब 50 स्टेट मानला मेगा के अंदर हैं, तो 10 स्टेट नहीं हैं कि ये चीज़ की राज़ी, मगर 40 स्टेट राज़ी हैं। तो उन्होंने पास कर दिया उस कानून को,
सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं पास कर दिया, जो स्टेट की जो प्रोविंस उन्होंने पास कर दिया, और जो 10 राज्य जो नहीं मानते थोप दिया जाएगा उनके ऊपर भी। तो संविधान का कठोर होना बहुत ज़रूरी होता है इसके लिए। अगला क्या है इसमें, संघ के निर्माण की एक मौलिक आवश्यकता स्वतंत्र और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना है। इसके लिए ज़रूरी क्या है, संविधान का संरक्षण नहीं हो पाएगा। इसमें पहले क्या कहा गया कि जो संघ में संविधान है उसकी क्या देखने को मिलती है, जो सर्वोच्च न्यायालय है संघ के अंदर, उसका स्वतंत्र होना बहुत ज़रूरी है। वजह क्या है कि कई बार संविधान में सरकार जो है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, मिलकर कुछ संशोधन कर डालती है उसके अंदर, या उनमें कोई डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब झगड़ा हो जाता है अधिकार क्षेत्र को लेकर, जो सर्वोच्च न्यायालय है वो उसको निपटा सकती है यहाँ पर। इसके लिए जो संविधान, जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका स्वतंत्र होना बहुत ज़रूरी होता है। इसका अगला 5वां पॉइंट क्या है, संघीय सत्ता और संघीय निर्मात्री इकाई मतलब प्रोविंस के बीच शासन की शक्ति का विभाजन संघ राज्य का आवश्यक गुण है। मतलब सीधी सी बात है कि शक्ति जो होंगी बटी हुई दोनों के लिए, राज्य की शक्तियाँ अलग है, केंद्र की शक्तियाँ अलग अलग हैं, इसमें दोनों की अपनी अपनी लिमिटेशन होती हैं। तो इसमें क्या कहा गया कि जैसे मान लीजिए इसको हम कहते हैं रक्षित रिजर्व पावर्स, के संविधान ने आपको पावर दे दी है, आप उसी के भांति उसी की अपनी सीमा के अंदर रहकर काम करेंगे। और दूसरा जो अधिकार क्षेत्र है, जैसे कि केंद्र सरकार है, अब जो राज्य सरकार है उसके अधिकार क्षेत्र में दखलअंदाजी नहीं कर सकती है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ हमें देखने को मिल सकती है, इसको समझ सकते हैं हमें यहाँ पर। और कई बार क्या है, कई जगहों पर क्या होता है कि जो संघ है, मतलब जो केंद्र सरकार है वो बलशाली है, और कहीं पर क्या है कि जो राज्य सरकार है वो बलशाली है, मतलब जो प्रांत हैं। कनाडा के अंदर इसको डोमिनियन कहा जाता है, तो डोमिनियन भी बोलते हैं और स्टेट भी बोलते हैं वो उसको। तो वहाँ पर डोमिनियन पावरफुल है, यानी कि जो स्टेट है, जो राज्य सरकारें हैं वो पावरफुल हैं क्योंकि वो जुड़ी हैं आपस में एग्रीमेंट के थ्रू। मगर हम क्या देखते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है या फिर इंडिया है, इसमें क्या है कि उनकी जो सरकारें हैं उनको एक मर्यादा दे दी गई है। जो केंद्र सरकारें हैं उनकी मर्यादा है कि वो उस अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जाएंगी, उसी के अंदर के काम करेंगी। जो राज्य हैं उनमें दखलअंदाजी नहीं करेंगी। मतलब क्या है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, वहाँ पर जो राज्य हैं वो मजबूत हैं और केंद्र सरकार कम है। और कनाडा में क्या है, जो केंद्र सरकार है वो मजबूत है, अलग बात है। इसलिए क्या होता है, जो संघीय सरकारें होती हैं उनको दबा के रखा जाता है हमेशा में वहाँ पर कनाडा के अंदर। संघात्मक राज्य का एक लक्षण ये है कि संबंध विच्छेदित के सिद्धांत को प्रायः मान्यता नहीं दी जाती। मतलब क्या कहा गया कि आप एक बार संघ में आ गए, ठीक है, आपने शक्तियों को दे डाला, केंद्र सरकार के सुपुर्द कर दिया, जो संविधान है उसको दे डाला, तो आप वहाँ से अलग नहीं हो सकते, आप उसमें शामिल रहेंगे। और सोवियत संघ के अंदर ऐसा हुआ था, खैर बता दिया मैंने पीछे आपको। अंतिम लक्षण के रूप में संघ के लिए विधायिका में द्विसदन चाहे अनिवार्य हो ना हो पर अतिशय लाभप्रद आवश्यक है। तो यहाँ पर क्या कहा गया, जैसे हमारे यहाँ है 2 हाउस होते हैं, अपर हाउस लोअर हाउस, तो ऐसे आपने क्या कहा कि राज्यसभा का होना ज़रूरी है, अनिवार्य नहीं है। इसमें कुछ देशों के मामले में अनिवार्य नहीं है, मगर हो तो अच्छा ही है, क्योंकि वो भी इससे क्या है कि जो संघ है, जो राज्य हैं, उनके प्रतिनिधि शामिल हो जाते हैं उसके अंदर। हमारे 3 साल के नहीं होते हैं तो वो शामिल हो जाते हैं। तो इससे क्या है कि वो जो केंद्र सरकार है उसकी शक्तियों पर अंकुश लगा डालती है। जो राज्य सरकारें होती हैं वो क्या करती हैं कि अंकुश लगाती हैं, अपने मंत्रियों को आगे भेज डालती हैं, या जो उनके जो चुने हुए नुमाइंदे होते हैं वो जो राज्यसभा होती है उसमें होते हैं। अगर मान लीजिए कि लोकसभा ने कोई बिल पास कर दिया तो जो राज्यसभा है उसको कैंसिल कर सकती है, नहीं कर रही पास वो। तो इससे क्या है कि शक्तियों पर अंकुश लगा देती है। इससे पता चल जाता है कि वो बिल जो था सबके लिए फ़ायदेमंद नहीं था, इसलिए उस पर अंकुश लगा दिया गया। इसमें अगला क्या है, संघीय आदर्शों के भेद पूर्वोत्तर निर्माण की निष्कर्ष स्वरूप ऐसी 3 बातें दिखाई देती हैं जिनमें संघ निर्माण के एक दूसरे से भिन्न हैं। यहाँ पर हम कहते हैं कि निर्माण के अनुसार अगर हम देखें, मतलब जब संघ बनाया गया उसको 3 आधार बांटा जाता है कि संघ किस तरह से बना। पहला क्या है, पहली रीति वो है कि जिसके अनुसार संघीय और स्थानीय सत्ताओं में क्या हुआ, शक्तियों का विभाजन हो गया, कि शक्तियाँ आपने बांट ली, ठीक है। दूसरा यहाँ पर क्या है, सत्ता वह है जो संघीय और राजकीय सत्ताओं के बीच विवाद की स्थिति में संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा करती है। इसमें क्या कहा कि सत्ता क्या है कि रीति के अनुसार पहला तो यह था कि जिसके अनुसार संघीय और राज्य सत्ता में शक्तियों का विभाजन होता है। दूसरा यहाँ पर क्या था, सत्ता वह है जो संघीय और राजकीय सत्ताओं के बीच विवाद की स्थिति में संविधान की सर्वोच्च रक्षा करती है, कि जो सत्ता रहेगी
वो बचा के रखेगी संविधान को। संविधान के परिवर्तन की आवश्यकता होने पर उसमें परिवर्तन की प्रक्रिया है तीसरी, कि इनका निर्माण किस भेद पर हुआ, कि आपके जो संविधान है उसको मुश्किल बनाया गया है, बाद में उसको हार्ड नहीं कर सकते, कि चेंज करने में मुश्किल होती है उसको। ये चीज़ें इसके अलग अलग 3 हिस्से होते हैं यहाँ पर। C.F. स्ट्रॉन्ग ने क्या कहा इस बारे में, तीनों आधार पर उन्होंने इसकी व्याख्या कर डाली सही से करके। उत्तम व्याख्या करते हैं, कुछ संघीय संविधान में संघ निर्मात्री इकाइयों की शक्तियों का निरूपण होता है, अर्थात अवशिष्ट शक्तियाँ संघीय सत्ता के पास रहती हैं। मतलब जो शक्तियाँ सारी हैं, जो खास शक्तियाँ हैं, वो केंद्र के पास रहेंगी, और जो राज्य सरकार हैं वो थोड़ी कमज़ोर यहाँ पर होती हैं। कुछ अवस्था में वाले संघ एकात्म शासन व्यवस्था से अधिक समीप होते हैं, जैसे भारत है हमारा भी समीप, इतना डोमिनेट होता है यहाँ पर भी। यहाँ पर क्या है, जो केंद्र है वो मजबूत है, जो राज्य है वो कमज़ोर है, क्योंकि जोड़ के रखना होता है। कुछ संघीय संविधानों में संघीय सत्ता की शक्ति का निरूपण होता है, अर्थात अवशिष्ट शक्तियाँ संघ निर्मात्री इकाइयों के पास रह जाती हैं। इसमें संयुक्त राज्य में अमेरिका और जो ऑस्ट्रेलिया हैं वो इसमें शामिल होते हैं, उनको इसमें शामिल किया जाता है, क्योंकि क्या कहा गया है कि जो कनाडा का स्टेट है वो जोड़ के रखता है, जो इंडिया में जो केंद्र सरकार है जोड़ के रखती है, मगर जो संयुक्त अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया, इनके राज्य खुद जोड़े आपस में, इतनी कमज़ोर होती है वहाँ की जो केंद्र सरकार होती है। अवशिष्ट शक्तियाँ जो होती हैं, बची हुई शक्तियाँ जो होती हैं। न्यायालयों के अधिकार के परिणाम के आधार पर भी संघ राज्यों में भेद हो सकता है, मतलब कि न्यायालय वहाँ के किस तरह के हैं, किस तरह से वो कार्य कर सकते हैं। तो इसमें पहला क्या कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे पूर्ण संघीय राज्य में संघीय सत्ता और राज्य सत्ता के बीच विवाद होने की स्थिति में निर्णय लेने के लिए न्यायालय अपनी शक्तियों का प्रयोग करती है, पूरी तरह से सर्वोच्च है वहाँ पर। मतलब दो देशों में, दो राज्यों के बीच, या देश है या फिर जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, उनके बीच डिस्प्यूट हो गया, लड़ाई हो गई शक्ति को लेकर, तो कोर्ट जो है वो काम कर सकती है इसमें। कुछ संघ राज्यों में इस दृष्टि से न्यायालय की शक्ति को बड़ी सीमित होती है। इस मामले में क्या है, कुछ जगहों पे क्या है कि शक्ति सीमित होती है, किसकी, न्यायालय की। कहाँ पर है, स्विट्ज़रलैंड में, क्योंकि यहाँ तो लोग खुद ही फैसला लेते हैं अपने हिसाब से, फेडरल असेंबली लेती है फैसला, मतलब लोग इकट्ठे होकर लेते हैं। तो जो सरकार है या फिर जो न्यायालय है इतनी मजबूत होनी ज़रूरी नहीं है वहाँ पर। इसके अतिरिक्त क्या है कि संघीय न्यायालय संघीय सभा द्वारा पारित अधिनियमों को संवैधानिकता के संबंध में कोई आपत्ति भी नहीं कर सकती, क्योंकि ये क्या है कि जो सरकार ने जो संविधान, मतलब इसमें क्या कहा है कि जो न्यायालय है जो सरकार ने पास कर दिया उस पर आपत्ति नहीं कर सकती, क्योंकि लोगों ने खुद ही पास करवाया ना, लोगों ने कहा कि ठीक है तो भाई ठीक ही होगा, फिर सरकार इसमें कुछ बोल सकती नहीं है इस बारे में। अगला है कि स्ट्रॉन्ग का विचार क्या है, कि स्विट्ज़रलैंड में संप्रभु जनता के पास रहती है, अपनी इच्छा से को अभिव्यक्त करने का अत्यंत सीधा साधन है, अतः वहाँ स्थानीय न्यायालय के हाथ में शक्ति होनी निरर्थक सी रही है। मतलब शक्ति मिल भी जाए तो कोई फ़ायदा नहीं, कोई उसका अर्थ नहीं निकलता। इन दोनों चरम बिंदु के बीच ऐसा भी राज्य हैं जहाँ संघीय और स्थानीय या फिर राज्य सत्ताओं के बीच उठने वाले वादों के निर्णय के लिए मतभेद के मामले भेद है। उदाहरण ऑस्ट्रेलिया में क्या है, संविधान में कुछ ऐसी धाराएं हैं जो वहाँ के राष्ट्रीय संसद द्वारा किसी अन्य सत्ता की मृत्यु के बिना ही बदली जा सकती है। मतलब कि जो ऑस्ट्रेलिया है, हमारी जो गोट है, जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके पास अधिकार हैं, संसद के पास अधिकार हैं कि कुछ फैसले को बदल सकती हैं बिना राज्य सरकार को शामिल किए बगैर। इसमें अगला क्या बताया गया देखते हैं हम, वो ये है कि स्पष्ट है कि समस्त संघ राज्यों में स्थितियाँ विविधता विधिवादिता लीगलिज्म जो अधिकांश एकात्म राज्यों में नहीं है। मतलब अपने अपने हिसाब से राज्य हैं, कहीं पर जो केंद्र सरकार है वो मजबूत है, कहीं पर कमज़ोर है, कहीं पर कोर्ट को दखलंदाजी करने का फैसला है, कहीं पर नहीं है। जैसे अमेरिका में फ़ैसला कर सकती है कोर्ट, मगर जो स्विट्ज़रलैंड है वहाँ फ़ैसला नहीं कर सकती। ये चीज़ है इसके अंदर। और संघीय संविधान संशोधन की पद्धति के आधार पर भी संघ के भेद बहुत सारे हैं। मतलब संविधान में संशोधन किस आधार पर किया जाएगा वो संघों में डिफरेंट होता है, बहुत जगहों पे अलग अलग है। मतलब कि संघवाद में तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, हर जगह अपनी अपने हिसाब से डिफरेंट है वहाँ पर। कहीं पर निर्माण के अनुसार डिफरेंट है, कहीं सरकार जो है उनके हिसाब से है, कहीं पर जो गवर्नमेंट कोर्ट है उसके हिसाब से है, तो कहीं पर क्या है कि संविधान में संशोधन को लेकर है। तो पहला इसमें यही देखेंगे हम कि संविधान में संशोधन किस तरह से हो सकता है। इसके अंदर साधारण विधानमंडल द्वारा, परंतु कुछ निर्बाधतों के साथ, मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शन भी होंगी, रुकावटें होंगी वहाँ पर, मगर जो
हम देख सकते हैं कि साधारण बहुमत के द्वारा चेंज किया जा सकता है, जैसे हमारे देश में होता है ऐसा। लोक मत निर्देशन के माध्यम से जनता द्वारा, संघ राज्य की समस्त इकाई के भगवत द्वारा और विशेष सम्मेलन द्वारा। तो पहला तो इसमें यही है, बताता हूँ मैं, समझाता हूँ आपको क्या है। कि पहला तो ये है कि जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि 1/3 बहुमत होता है और चेंजेस कर डालते हैं संविधान के अंदर। फिर कोर्ट विशेष बहुमत वगैरह भी होता है इसकी नहीं कई जगहों पर। फिर जो परेशान कर जाता है वो चेंज हो जाता है कानून जो होता है वो। तो ये वही चीज़ है। इस प्रकार की शर्तें कहाँ पर है? बेल्जियम और रोमानी संविधान के अंदर है। ये व्यवस्था भी है कि संवैधानिक परिवर्तन के लिए विधानमंडल के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को दोनों से बहुमत के संविधान में परिवर्तन हो। इसका उदाहरण दक्षिण अफ्रीका है। यहाँ पर यह भी है कि संसद के दोनों जो दल हैं, जो दोनों चरण हैं, मतलब राज्यसभा लोकसभा दोनों पास करें इसको। दूसरी योजना क्या है कि लोकमत वाली, सीधी बात है, रेफरेंडम वाली, कि जो जनता करेगी। ये स्विट्ज़रलैंड ऑस्ट्रेलिया के अंदर होता है कि जो संविधान चेंज करना है इसकी जनता बताइए कि चेंज करना है नहीं करना है। तीसरी है विशिष्ट संघों की विशिष्ट पद्धति। मतलब ये क्या है कि जो संघ है मिलकर आपस में फैसला कर लेंगे कि मतलब 50 संघ हैं तो कम से कम जो 35 संघ हैं वो राज़ी हों इसके ऊपर, बाकी 15 नहीं भी हैं तो जो चेंजेस होने हैं वो चेंज जाएंगे उसके अंदर, संविधान के अंदर। और अंतिम पद्धति क्या है? विशेष सम्मेलन द्वारा। इसके अंदर तो बहुत चीज़ें हम देख सकते हैं। पहला इसमें हम क्या देखते हैं कि जिसमें संवैधानिक संशोधन के लिए एक विशिष्ट सभा का निर्माण होता है। इस प्रकार यह तब होता है जब विधानमंडल किसी विशेष निर्बंध के अधीन संविधान में संशोधन करते हैं। मतलब कुछ हैं संविधान के जो हम देखते हैं अनुच्छेद हैं जहाँ चेंजेस करना मुश्किल है, तो उसके लिए विशेष एक तरह से सम्मेलन किया जाता है, जैसे हमारे यहाँ भी होता है। इसको हम बोलते हैं विशेष बहुमत द्वारा परिवर्तन, जिसमें होते हैं संविधान में हमारे। तो इससे क्या होता है कि दोनों जो संसद होते हैं उनके साथ आपस में हो जाते हैं, इकट्ठा करवा लेते हैं, फिर उसके हिसाब से जो बहुमत होता है फिर चेंजेस कर डालते हैं उसमें। अमेरिकी संघ में कुछ राज्यों में राज्य के संविधान के संबंध में ये पद्धति उपयोग में आती है। अमेरिका के अंदर ये चीज़ देखने को मिल जाती है हमें। संघ निर्माण की विधियाँ संघ के निर्माण होता है। संघ निर्माण की विधियाँ संघ का निर्माण होता है, उपस्थिति नहीं। यहाँ पर क्या है कि विधियों के तरीक़े से निर्माण होता है, इसका मतलब ये है उपस्थिति से नहीं। मतलब कि सरकार का जो हम देख रहे हैं कि जो केंद्र बन रही है, जो संघवाद बन रहा है यहाँ पर, वो 2 तरह से होता है। पहला तो इसमें यह है केंद्र मुख्य पद्धति, मतलब कि केंद्र जो है उसको ताकत दी जाएगी यहाँ पर। और दूसरा है केंद्र पतनमुख, मतलब जो सेंट्रल है उसको कम शक्ति दे जाती है यहाँ इसमें। पहली पद्धति के अंदर क्या है कि आर्थिक है, सुरक्षा संबंधित मामले हैं, इससे बाध्य होकर जो बहुत सारे राज्य होते हैं जुड़ जाते हैं आपस में और संघ बना लेते हैं आपस में। इसमें ऑस्ट्रेलिया ख़ास है, अमेरिका भी ख़ास है, इसमें स्विट्ज़रलैंड भी है। और दूसरी पद्धति क्या है कि जहाँ पर हम देखते हैं कि केंद्र सरकार को इसके अंदर क्या है कि जो सेंट्रल पावरफुल है, जो मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारा जो भारत है, इसमें वो आएगा। दूसरी पद्धति क्या है कि इच्छा से ऊपर, संघ निर्माण की इच्छा से ऊपर उठकर चलती हैं। तब होता है जब एकात्मक सरकार का संघात्मक सरकार परिवर्तन किया जाता है, मतलब कि चेंज कर लेते हैं। पहले एकात्मक प्रणाली होती है, अब चेंज करते हैं क्योंकि ज़रूरत ज़्यादा हो जाती है यहाँ पर। उदाहरण भारत के बारे में है, दूसरा भारत के बारे में आ गया ये, और पहला ये ऑस्ट्रेलिया जो अमेरिका है उसके बारे में ही है। ये भारत का है, 1935 में किया गया था ऐसा। और पतनमुख पद्धति के अंदर जो दूसरी वाली है, ये वाली, यानी कि जो ये वाली है, इसके अंदर अमेरिका भी आता है। क्योंकि अमेरिका में क्या हुआ था, लोगों ने अपनी इच्छा से, ज़रूरत थी, फ़ायदा था अपना, उन्होंने इसलिए निर्माण कर लिया इसका कि कमज़ोर रहेगा सेंटर और जो राज्य हैं वो पावरफुल रहेंगे, इसलिए निर्माण किया गया था। इसकी शर्तें होती हैं अपनी अपनी। मतलब 2 तरह से निर्माण होता है। पहला है कि आप जुड़ेंगे आपस में आके, आपकी इच्छाएं रहेंगी इसमें। दूसरा है कि जो केंद्र सरकार है वो जोड़ लेगी ज़बरदस्ती आपको, या फिर चेंज करेंगे, आप कन्वर्ट करेंगे। और क्या है, अगला क्या है, संविधान के निर्माण की सफलता की शर्तें हैं। बहुत सारी शर्तें इसके बारे में बताई गई हैं। पहली तो इसके बारे में पहली शर्त क्या है इसके अंदर कि एकता की इच्छा। तो यहाँ पर सीधी सी बात ये है कि जो पूरी लाइन पढ़ने से बेहतर ही समझाया, तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो पहला ये है कि जो छोटे छोटे राज्य हैं उनकी अपनी इच्छा है, वो इसमें आके जुड़ गए आपस के अंदर। चाहे उनकी आर्थिक इच्छा हो, चाहे धार्मिक इच्छा हो, सामाजिक इच्छा हो, चाहे भाषाई इच्छा हो, मगर वो जुड़ गए आपस में आके। और उनमें दोनों सब में इच्छा है कि जुड़ के रहेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे आपस में।
और दूसरे में क्या है कि भौगोलिक समीपता हो, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया भी इसका एग्जाम्पल है, इसका भी एग्जाम्पल हो सकता है ऑस्ट्रेलिया कि भौगोलिक एकता थी कि सारे के सारे जो हैं एक ही महाद्वीप के ऊपर राज्य हैं उनके, जुड़ जाओ तो बेहतर ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। भारत भी है इसका एग्जाम्पल। और हम देखते हैं कि जो इसका दूसरा हम क्या देखते हैं कि इसमें क्या था कि प्रॉब्लम कहाँ पर आई, जब पाकिस्तान की प्रॉब्लम आई कि पश्चिम पाकिस्तान कहाँ और पूर्व पाकिस्तान कहाँ और बीच में भारत है इतनी दूरी में, इतना बड़ा देश, तो इसलिए वो अलग हो गए, चल नहीं पाया ये चीज़। और इसमें तीसरी क्या है कि भाषा, धर्म, संस्कृति के आदि के हिसाब से कि आपकी भाषा वगैरह एक है तो आप इसमें जुड़ गए, जैसे कनाडा के अंदर हुआ था ये चीज़। संघ की इकाई की समीपता, समानता कि सबकी इकाइयाँ जो हैं बराबर नंबर से जनसंख्या है, सबके जो एरिया है मतलब ये जो ज़मीन है उनकी बराबर है, तो वो इसके आधार पे जुड़ गए आपस में। इसमें भारत है, रूस है, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। इसमें एग्जाम्शन के तौर पे अपवाद हैं भारत और रूस, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी ज़्यादा है फिर भी संघ में है वो, और जो राजस्थान है उसकी आबादी कम है मगर जो क्षेत्र है ज़्यादा है फिर भी संघ के अंदर है। तो ये अपवाद भी हैं, ज़रूरत भी पड़ती है तो ये ज्वाइन हो जाते हैं आपस के अंदर। तो इस तरीक़े से बहुत सारे हो सकते हैं यहाँ पर। तो इस वीडियो को तो हम यहीं पे कंप्लीट कर लेते हैं, बाकी बचा हुआ जो है वो अगली वीडियो में आएगी, वीडियो जाएगी लंबी। इस वीडियो में बस इतना ही। अच्छा लगी हो वीडियो ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।